अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एंगुलर 21 का मेजर प्रोजेक्ट जिसका नाम है एचआर एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एचआर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट जो है एक ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है जिसमें आप सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने अब तक पढ़ाए हैं आपको एंगुलर 21 में वो सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। तो आप सीख पाओगे कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में एंगुलर 21 में किस तरीके से आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो ये एक मेजर प्रोजेक्ट होने वाला है। मैं पहले आपको डेमो दे देता हूँ प्रोजेक्ट आपको किस तरीके का दिखेगा जब ये फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक ये 5-6 वीडियो लगेंगी इस प्रोजेक्ट को बनने में। थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो 4-5 वीडियो में मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। बट जो इसका फाइनल वर्जन होने वाला है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको एम्प्लॉय का डेटा आप डैशबोर्ड पे देख पाओगे। तो ये आपका डैशबोर्ड पेज है। जब आप एम्प्लॉय वाले पेज पे जाओगे तो ये एम्प्लॉय का डेटा है, मतलब ये एडमिन डेटा है एम्प्लॉय का। आप इसको चाहो तो ऐड कर सकते हो यहाँ से कुछ भी। जैसे मैं आपको कुछ ऐड करके दिखाता हूँ। नितिन कुमार, ईमेल आईडी nitin@gmail.com, रोल QA, डिपार्टमेंट CSE। जैसे मैं इसको ऐड करूँगा ऐड एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप चाहो तो इस एम्प्लॉय को डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। जैसे आप एडिट करोगे नितिन 1 लिखता हूँ और इसको अपडेट करता हूँ तो अपडेट हो जाएगा। अगर इसको कैंसिल करते हैं तो अपडेट नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को आप डिलीट करना चाहते हो, इस वाले एम्प्लॉय को आप डिलीट करना चाहते हो क्योंकि ये एम्प्लॉय जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया है, तो नॉर्मली आप डिलीट बटन दबाओगे तो एम्प्लॉय आपका डिलीट हो जाएगा। ये तो हो गया एम्प्लॉय का डेटा जहां आप ऐड, एडिट और डिलीट कर सकते हो। ठीक है। और ये हो गया लीव्स वाला पेज कि किस एम्प्लॉय ने कब कौन सी लीव्स मांगी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखो एम्प्लॉय का नेम ये है, लीव्स मांगी हैं, अभी ये लीव्स पेंडिंग है। इस एम्प्लॉय ने लीव मांगी थी, इसकी लीव अप्रूव हो गई है। इसमें आप कुछ और ऐड ऑन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एम्प्लॉय में करके दिखाया है, ऐड, एडिट करना, डिलीट करना। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप डेट का कॉलम भी लगा सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो लीव्स रिक्वेस्ट में कर सकते हो। लीव रिक्वेस्ट पेज का जो मैंने ये बनाया है मॉड्यूल, इसके लिए बनाया है कि आप इसको ध्यान में रखते हुए इसको कितना भी बड़ा कर सकते हो। आप एड ऑन कुछ और भी कर सकते हो। यहाँ पे जितना भी एड ऑन करना चाहते हो, आप जितना चाहो इस प्रोजेक्ट को बिग बना सकते हो। मैं आपको सिंपल सा सिर्फ लॉजिक बता सकता हूँ कि प्रोजेक्ट ऐसे बनेगा। प्रोजेक्ट को और अच्छे से बनाना और अच्छे से डिस्प्ले कराना, चीज़ें डैशबोर्ड और सुंदर बनाना, वो आपके अकॉर्डिंग है, आप कैसे उसको बना पाओगे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा डेली बेसिस पे जो मैं कोड कराऊंगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको किस तरीके से करना पड़ेगा। तो आज हमारा जो बेसिक फोकस होने वाला है प्रोजेक्ट सेटअप पे और डैशबोर्ड के कार्ड पे, जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप अपना एंगुलर 21 का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर सकते हो, जिसमें कोर फाइल क्या होती है, मतलब कॉमन फाइल जो होंगी वो कोर फोल्डर में रखेंगे, फीचर्स फाइल होंगी फीचर्स में, सर्विस फाइल जो रखोगे आप सर्विस फाइल में रख सकते हो। बैकएंड का कुछ यूज़ नहीं करने वाले हम। बैकएंड हमारा यहाँ पे जेसन सर्वर होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है जेसन सर्वर से फेक एपीआई कैसे बनती हैं। ठीक है। ये हमारा प्योर फ्रंट एंड प्रोजेक्ट होने वाला है। बैकएंड मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। जितने भी डेटा आपको इसमें दिख रहे होंगे सब प्योर फ्रंट एंड में बना है। ठीक है। बैकएंड के लिए हमने फेक एपीआई यूज़ करी है। अगर आपको बैकएंड आता है तो वो डेटा आप बैकएंड से ही बना सकते हो। जिसमें हम आज सीखने वाले हैं साइड बार, नैप बार, डैशबोर्ड पेज ये कैसे बनता है, टोटल एम्प्लॉय, टोटल लीव कार्ड और कुछ सिग्नल के साथ भी थोड़ा वर्क करेंगे। तो ये सब चीज़ें आज हम करेंगे डिटेल में। अभी मैंने क्या किया है, एक फोल्डर क्रिएट करा है डेस्कटॉप पे जिसका नाम मैंने EMS रख लिया है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारा प्रोजेक्ट बनने वाला है इसी फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा। और जो भी कोड होगा आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगा। डेली बेसिस पे जो भी मैं कोड करूँगा वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें प्लीज़। और उसके बाद कोड डेली बेसिस पे आपको फ्रीली प्रोवाइड करा दूंगा। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे गिटहब पे जाके फॉलो कर लें। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, कमेंट करे, बस इतनी ही एक्सपेक्टेशन है। बाकी सारी चीज़ मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी आप इशू फेस कर रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सब चीज़ फ्रीली अवेलेबल है। तो अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। NG न्यू करके हम अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं HR मैनेजमेंट सिस्टम। HR मैनेजमेंट सिस्टम करके मैंने अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ NG कमांड के थ्रू। ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे। तो हमारा कुछ चीज़ें पूछेगा कि अपना CSS कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो मैं CSS देखो नॉर्मल CSS यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो टेलविंड भी कर सकते हो। नॉर्मल CSS यूज़ करेंगे। सर्वर साइड रेंडरिंग हम यूज़ करेंगे इसमें, तो अभी के लिए नो कर देता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने आप से अनेबल कर लेंगे। कोई एजेंट रखना चाहते हो, कोई AI टूल का यूज़ करना चाहते हो, नहीं AI टूल का यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने आप खुद से बनाएंगे। तो हमारा देखो पैकेज इंस्टॉल होने लग गया है। थोड़ा सा ये टाइम लेता है बट ये प्रोजेक्ट जल्दी से क्रिएट आपका हो जाएगा। ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है
और अब हम चल के अपने प्रोजेक्ट को चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहले जाओ CD और HR मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे, फिर लिखते हैं हम ng सर्व लिखोगे तो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब हम प्रोजेक्ट को चल के देख सकते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट देखो एकदम करेक्ट चल रहा है। अगर ये वाला आपको मैसेज मिल जाए, हेलो HR मैनेजमेंट सिस्टम, कॉन्ग्रेचुलेसन योर ऐप इज़ रनिंग, तो समझ लेना आपका प्रोजेक्ट जो है चल रहा है। प्रोजेक्ट हमारा सेटअप हो चुका है। अब प्रोजेक्ट को थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। ये सब चीज़ मैंने आपको समझा रखी है, फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करेगा। आप मेरी एंगुलर 21 की सीरीज देख सकते हो। तो पूरा प्रोजेक्ट एंगुलर 21 के बेस पे होने वाला है। अब चलते हैं app.ts में। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो चीज़ हम यहाँ से हटा लेते हैं। एकदम क्लीन अपना प्रोजेक्ट कर लेते हैं इनिशियल में ही। अननेसेसरी चीज़ मैंने सारी चीज़ हटा दी। इतना करने के बाद app.html में भी सारी चीज़ हटा देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट ऐप। चलो चेक कर लेते हैं। हाँ, अब एकदम क्लीन कोड बन चुका है। अभी हमें करना क्या क्या है, पहले हमें देखो हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप पे आते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कोर, फीचर और सर्विस फाइल का। ठीक है, पहले ये 3 चीज़ कर लेते हैं। अपने इस प्रोजेक्ट को पहले टर्मिनेट कर लेते हैं, Ctrl+C, बाद में इसको चला लेंगे। अभी हमें क्या क्या चीज़ करनी है, पहले हमें कोर फाइल बनानी है। तो कोर फाइल बनाने के लिए हमें कोर फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ चाहिए, सोचने वाली बात है। जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया था उसमें कोर फाइल क्या क्या हो सकती हैं, एक साइड बार और एक नैप बार। साइड बार और नैप बार जो है सारे पेजेस में कॉमन रहेगा। तो ये हम कोर फाइल के अंदर बनाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था, देखो एक कोर फोल्डर बनाऊंगा। कोर फोल्डर के अंदर वही चीज़ होंगी जो कोर फाइल होंगी, जैसे कि साइड बार और नैप बार, जो हर पेज के लिए सिमिलर होती हैं। और एक फीचर फोल्डर बनाएंगे। फीचर फोल्डर के अंदर हम डैशबोर्ड, एम्प्लॉय का डेटा, लीव्स का डेटा, ये सब हम फीचर्स के अंदर लिखने वाले हैं। और सर्विस फाइल के अंदर हम अपनी API रिलेटेड जो भी कोड होगा इसके अंदर लिखेंगे। तो पहले हम कोर फाइल बना लेते हैं। उसके लिए कमांड है हमारा ng जनरेट। आप पूरा जनरेट भी लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कंपोनेंट। ng जनरेट कंपोनेंट, अपने फोल्डर का नाम जिसके अंदर आप कंपोनेंट बनाना चाहते हो। मैं कोर के अंदर ही बनाना चाहता हूँ और कोर के अंदर लेआउट के अंदर बनाना चाहता हूँ। और इसमें लिख दूंगा मैं साइड बार। ठीक है, इस तरह से करके एंटर मार दो। तो ऐप के अंदर एक फोल्डर बन गया, देखो कोर। कोर के अंदर लेआउट फोल्डर बना, उसके अंदर साइड बार बन गया। तो जैसे हमने ये बनाया है साइड बार, ऐसे ही हम बना सकते हैं नैप बार के लिए भी। नैप बार, एक नैप बार के लिए भी बना लेते हैं, कोई बात नहीं। अब लेआउट के अंदर 2 फोल्डर बन चुके हैं, एक नैप बार और एक साइड बार। और सबके अंदर देखो फाइलें आ गई हैं, अपनी अपनी CSS फाइलें, अपनी HTML है, टेस्टिंग फाइल भी है और टाइप स्क्रिप्ट फाइल भी है। तो दोनों की एक कॉमन फाइलें बन चुकी हैं। तो एंगुलर 21 के मॉड्यूल हैं ये, इसलिए डॉट कंपोनेंट नहीं लिख रहे हैं। अगर आपको एंगुलर 21 नहीं आती है तो एंगुलर 21 की फुल सीरीज़ का लिंक तो मैं आपको पिन कमेंट में ही प्रोवाइड करा दूंगा और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं एंगुलर 21 को। उसके बाद ही ये प्रोजेक्ट आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद अपना जाओ app.ts में। तो ये हमारा जो है ऐप का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसमें जाने के बाद आपको जो जो चीज़ यूज़ करनी है इसमें पहले इंपोर्ट कर लो। तो यहाँ देखो ये जो इंपोर्ट है इसके अंदर हमें इंपोर्ट करना है जो हम यूज़ करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे राउटर आउटलेट यूज़ करेंगे। देखो ऊपर से इंपोर्ट हो गया है। अभी जो ये येलो आ रहा है इसको इग्नोर करना है। येलो का मतलब होता है जो भी आपने यहाँ इंपोर्ट करा उसको कहीं यूज़ नहीं करा। तो अभी हम इसको यूज़ करेंगे तो ये चीज़ हट जाएगी। अब लिख देते हैं साइड बार जो हमने यहाँ बनाया है इसको भी हमने इंपोर्ट कर लिया, देखो इसी तरह से। और हमें चाहिए इसमें नैप बार भी यहाँ पे देखो आपको ऊपर से इंपोर्ट हो गया। 3 चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी थी, तीनों चीज़ हमने ऊपर से इंपोर्ट कर ली। इसको कर दो सेव। स्टैंड अलोन ट्रू करने की जरूरत नहीं, एंगुलर 21 में स्टैंड अलोन ट्रू ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, थोड़े बहुत कन्फ्यूजन मैं आपको बीच बीच में क्लियर करते चलूंगा क्योंकि हम प्योर एंगुलर 21 ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। एकदम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। इससे आपको थिंकिंग बढ़ेगी, आप और भी एप्लीकेशन बना पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये बेस्ट है। अब चलते हैं app.html में। अब ये भी देखो app.html है, app.component.html नहीं है, वो पुराने वर्जन में था। एंगुलर 21 में app.html से काम चल जाता है। यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ। इस डिव के अंदर चलो हम क्लास भी यूज़ करते चलते हैं। अभी क्लास फाइल हम जब बनाएंगे तो यही नेमिंग कन्वर्सेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास भी मैं लगाता हुआ चलता हूँ। और यहाँ पे मुझे क्या चीज़ चाहिए, ऐप साइड बार चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले साइड बार, और ये रहा साइड बार, यहाँ से मिला था। और साइड बार के अंदर देखो ये है हमारा सिलेक्टर। तो सिलेक्टर उठा लिया हमने,
ऐप डॉट HTML में लिख लिया, तो सबसे पहले हमने साइड बार लगा लिया। फिर एक लिखता हूँ मैं डिव, इसमें भी मैं क्लास बना के चलता हूँ स्टार्टिंग में ही, कंटेंट, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, यहाँ चाहिए मुझे ऐप नैव बार, यहाँ साइड बार रख लिया और ये रख लिया नैव बार। नैव बार ऊपर दिखेगा, साइड बार यहाँ पे दिखेगा, जो ये है साइड बार, और नैव बार जो है ऊपर दिखेगा। इस तरीके से सोच के हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं राउटर आउटलेट, क्योंकि राउटर आउटलेट के अंदर हमारे सारे पेजेस होंगे जो राउट के थ्रू हैंडल होंगे, इसलिए मैंने देखो तीनों चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करी थी। हमने अपना ऐप डॉट HTML भी बना लिया। बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक हम बनाते चल रहे हैं, थोड़ा सा CSS भी लगा लेते हैं। ऐप डॉट CSS में जाओ, डॉट लेआउट किस नाम से था देख लेते हैं, ये डॉट लेआउट। डॉट लेआउट के अंदर डिस्प्ले फ्लक्स यूज़ करेंगे हम, इसमें डिस्प्ले फ्लक्स, ठीक है। और डॉट दूसरी चीज़ क्या थी, कंटेंट। कंटेंट की CSS भी छोटी छोटी CSS है, इनको लिख के चलते हैं। मार्जिन लेफ्ट रख लेते हैं 24 पिक्सल, कुछ नॉर्मल रख के चलेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। विड्थ 100% ही रहने देते हैं। छोटी सी CSS लिख लिया मैंने। अब चलते हैं अपना कंपोनेंट, ये सब बंद कर दो, ये वाला काम हो चुका है, इतना भी काम हो चुका है, इतना भी हो चुका है। अब हमें साइड बार पे चलना है। साइड बार में भी देखो ये ऑटोमेटिक बन के आती है फाइल, क्योंकि हमने कंपोनेंट ng जनरेट किया था, तो ये चीज़ बन के आई है। अब HTML में जाने के बाद थोड़ा यहाँ से HTML चेंज कर लेते हैं। एक डिव ले लेते हैं, इसमें भी क्लास लेके चलते हैं साइड बार, इतना लिया। और H2 में हम, अच्छा ये साइड बार बना रहे हैं, क्या लोगो रख सकते हो इसमें आप, तो मैं मोहित डीकोड्स करके अपना H2 में लोगो दिखा दूंगा। अब ए टैग ले लेते हैं, यहाँ पे मुझे इसमें दिखाना क्या क्या था, हमारा था एक डैशबोर्ड, और एक ए टैग में और लिख लेते हैं एम्प्लॉयज़, और एक और भी चीज़ आप बना सकते हो, डिपार्टमेंट सब कुछ, बट हम 3 ही लेवल लेके चल रहे हैं। लीव्स, CSS भी संग के संग इसकी साइड बार की CSS भी लिख देते हैं। तो डॉट साइड बार, इसमें क्या क्या CSS लगेंगी, चलो जो मुझे मिल गई है वही ले लेते हैं। विड्थ ले ली, हाइट भी ले ली। बैकग्राउंड कलर मैं अपने अकॉर्डिंग लिखूंगा जो मैंने सोचा हुआ है, क्योंकि जैसी मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाई थी वैसी ही बने। तो 1E293B, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डार्क कलर ले लिया था पहले से ही, और ये वाइट ही रहेगा कलर। पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं 24 पिक्सल, और पोजीशन में फिक्स लेके चल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। CSS आपके हैंड में है, कैसी आपको रखनी है। अब डॉट साइड बार और ए टैग, इसमें लगा देते हैं क्या क्या, इसमें मुझे डिस्प्ले ब्लॉक रखना है, और कलर मुझे कोई लेना देना नहीं है, कलर तो ऊपर वाले से काम हो जाएगा। और टेक्स्ट ये भी डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन रख लेते हैं, थोड़ी और CSS की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में ले लेंगे। ऊपर नीचे का 15 पिक्सल और 0, ठीक है। कर्सर पॉइंटर ले लेते हैं, बस इतनी ले लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे, नैव बार पे। इसमें HTML में चलते हैं। नैव बार में भी हम कुछ बना लेते हैं, डिव क्लास ले लेते हैं इसकी भी, नैव बार। इतना करने के बाद इसमें लिख सकते हैं हम HR मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी आप लिखना चाहो, H1 में एंड किसी में भी, या फिर आप चाहो तो डिव के अंदर भी लिख सकते हो, ऐसे भी, वो आपके अकॉर्डिंग है। अब नैव बार पे मैं CSS लगा देता हूँ। नैव बार पे चलते हैं, डॉट नैव बार, और इसके अंदर हम CSS लगा सकते हैं। पहले हाइट ले लेता हूँ मैं 64 पिक्सल, थोड़ी सी बड़ी रखनी है हाइट। बैकग्राउंड में क्या रखते हैं, वाइट ही रहने देते हैं। पैडिंग 20 पिक्सल। डेली बेसिस पे हम CSS ठीक करते रहेंगे कि तो जो आपको CSS में कोई परेशानी ना हो, आपकी एप्लीकेशन एकदम अच्छे सी दिखे जैसी आप चाहते हैं। बॉर्डर बॉटम रख लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और यही रहने देते हैं, जो है बाद में चेंज कर लेंगे इसको। अभी हमारा एप्लीकेशन कैसी दिख रही है पहले वो देख लेते हैं, ng सर्व। उसके बाद थोड़ी सी डैशबोर्ड और सिग्नल के बारे में बात करेंगे। अभी हमने कितना चीज़ कर ली है, अभी हमने ये चीज़ करी है, अभी हमने यहाँ तक बना लिया डैशबोर्ड पेज तक। ये सब हम 3 चीज़ अभी बची हैं, ठीक है। अभी हमारी एप्लीकेशन देखो इस तरह से दिख रही है। डैशबोर्ड पे जा रहे हैं, एम्प्लॉय पे जा रहे हैं, लीव्स पे जा रहे हैं। अभी देखो कुछ क्लिकेबल है नहीं, क्योंकि हमने क्लिकेबल लगाया भी नहीं है इसमें। अपनी ये लोगो दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा ये लिख गया है, यहाँ भी कुछ होगा, ठीक है कोई नहीं। अभी CSS ठीक से दिख नहीं रही है, अभी देखते हैं, आगे चलते हैं।
तो अब अपने डैशबोर्ड और बना लेते हैं। पहले से कंट्रोल सी करते हैं। डैशबोर्ड कहाँ बनेगा? डैशबोर्ड बनेगा हमारे फीचर वाले कंपोनेंट में। तो ng जनरेट कंपोनेंट फीचर्स डैशबोर्ड। ठीक है, इस तरीके से हम एक डैशबोर्ड भी बना लेते हैं। फीचर्स के अंदर डैशबोर्ड हमारा यहाँ बन चुका है। डैशबोर्ड के बाद चलते हैं डैशबोर्ड डॉट ts में। यहाँ पे हम सिग्नल का यूज़ करने वाले हैं, तो सिग्नल यहाँ पे हम ऊपर से इंपोर्ट कर लेते हैं। टोटल एम्प्लॉई हम लिख सकते हैं इस तरह से, नहीं, सिग्नल में हमें देना पड़ेगा। नंबर में रहेंगे हमारे एम्प्लॉई। फॉर एग्जांपल इनिशियली मैं इसको 0 एम्प्लॉय रख सकता हूँ, 0 ही रहने देते हैं। बाद में हम इसको चेंजेस करते रहेंगे। अब लीव्स को भी मैं 0 ही रहने देता हूँ। बस इतना ही कोड लिखता हूँ, सिग्नल के साथ मैंने नंबर ले लिए बस। अब चलते हैं app.html में। यहाँ पे चेंजेस करते हैं कुछ। div क्लास डैशबोर्ड क्लास रख लिया मैंने, एक div बना लिया। एक div और बना लेते हैं, क्लास कार्ड के लिए एक डैशबोर्ड बना लिया। इसके बाद h4 में हम लिख सकते हैं टोटल एम्प्लॉयज़। ठीक है, और एम्प्लॉय डिस्प्ले करा देंगे पी टैग में। टोटल एम्प्लॉय इस तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं। और एक कार्ड और बना लेते हैं टोटल लीव्स के लिए। तो इस तरीके से हम लीव्स भी डिस्प्ले करा सकते हैं। इतना हमने बना लिया। CSS और इसकी ठीक कर लेते हैं। डैशबोर्ड तो एटलीस्ट हमारा ठीक से दिखने लग जाए। बाकी चीज़ें यहाँ से मैं सब डिलीट कर देता हूँ। क्लोज अदर्स। ठीक है, क्लोज कर दिया मैंने अदर्स। तो डैशबोर्ड यहाँ से कॉपी कर लो पहले, और CSS में जाओ, डॉट डैशबोर्ड। इसके अंदर हम CSS लिख सकते हैं कि पहले लिख देता हूँ पैडिंग 24 पिक्सल ले लेते हैं। डिस्प्ले फ्लक्स ले लेते हैं, और गैप भी ले लेते हैं 20 पिक्सल, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। रिपीट इतना ही ले लेते हैं जो ये मिल गया मुझे। ठीक है, रिपीट ऑटो फिक्स वाला ही। फिर डॉट कार्ड, इसमें मुझे देखो बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड मुझको, चलो ये जो मिल गया वाइट ही ठीक है। और पैडिंग 20 पिक्सल रखनी है ये हमें, फ्लक्स की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, अच्छा ये अपने अकॉर्डिंग जो मेरे को रखनी थी, E5 E7 EB, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये रटने की ज़रूरत नहीं, ये डिज़ाइनर आपको प्रोवाइड कराता है। अब डॉट कार्ड, और इसमें P के अंदर लगा लेते हैं, कार्ड के अंदर P। फॉन्ट साइज 28 पिक्सल। CSS हम चेंज करते रहेंगे डेली बेसिस पे, बट अभी मैं नॉर्मल लगा रहा हूँ। फॉन्ट वेट बोल्ड रख लेते हैं। अब लास्ट स्टेप जो हमारा है राउट्स बनाना, तो राउट्स बना लेते हैं। ऐप डॉट, इसमें जाने के बाद राउट्स के अंदर गए। अब इसमें हम अपना लिख सकते हैं पाथ, अभी नॉर्मल होम पाथ ही रखते हैं। और कंपोनेंट डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड रख लिया। फिर अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ng सर्व। चलो अब चेक कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है। अभी प्रोजेक्ट का थोड़ा हिला हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है मेरे से, इसको छोटा करना है, इन दोनों को लाइन में लाना है। तो चलो फिर भी देख लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट दिख कैसा रहा है। एटलीस्ट इस वाले को डिलीट करके देख लेते हैं। इस तरीके से देखो हमारा HR मैनेजमेंट दिख रहा है। इसके अंदर ये लाइन क्या आ रही है? नैव बार में आ रही है। नैव बार HR मैनेजमेंट सिस्टम के बाद। नैव बार में जाओ, HR मैनेजमेंट सिस्टम में कोर, नैव बार HR मैनेजमेंट सिस्टम के बाद ये डबल लग गया है। वापस चल के देख लेते हैं। तो देखो अभी HR मैनेजमेंट सिस्टम ऊपर ठीक दिख रहा है। एम्प्लॉई का डेटा अभी हमने स्टैटिक दिया था सिग्नल में, तो ये दिख रहा है। टोटल लीव्स ये दिख रही हैं। और नॉर्मल इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये हमारा साइड बार ऐसे दिख रहा है डैशबोर्ड। अब इसकी और इसकी राउटिंग नहीं करी है तो ये नहीं दिख रही हैं। अब इसमें हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धीरे धीरे करके सबको हम सुधारेंगे, अच्छे से करेंगे। डे 1 में जो मुझे सिखाना था कि साइड बार और नैप बार का लेआउट कैसा होता है, डैशबोर्ड पेज कैसे बना सकते हैं, सिग्नल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। डे 2 में हम बैकएंड से डेटा लाने की कोशिश करेंगे और एम्प्लॉय लिस्ट को यहाँ से एम्प्लॉय लिस्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट और अच्छा दिखे। अब हम बनाएंगे जेसन सर्वर, जिससे हम API कॉलिंग के लिए यूज़ करेंगे और एम्प्लॉय की लिस्ट को डिस्प्ले कराएंगे। तो आज के लेक्चर का हमारा गोल है, पहले तो मैं ग्लोबल CSS सेटअप कर दूंगा, जिससे क्या होगा आपकी जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देगी। जेसन सर्वर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा जेसन सर्वर है क्या, उसके बाद उसको हम क्रिएट करेंगे। हमने जो API बनाई है विद द हेल्प ऑफ जेसन सर्वर, उसको हम कॉल करेंगे और डिस्प्ले कराएंगे एम्प्लॉय की लिस्ट। तो आज का हमारा मेन गोल होगा जेसन सर्वर पे
और एम्प्लॉय की लिस्ट को सेटअप कराने में, क्योंकि हमारी जो लास्ट डे की जो एप्लीकेशन थी कुछ ज़्यादा अच्छी लगी नहीं थी। मैंने इसको पहले डिलीट करा था, फिर आपको दिखाया था, एक दूसरे के पीछे जा रहे थे। तो ये CSS भी हम थोड़ा सा सुधारेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन एकदम करेक्ट लेके चलेंगे जो आपको अच्छा सा लगे। सबसे पहली चीज़, जेसन सर्वर होता क्या है? जेसन सर्वर जो होता है एक फेक बैकएंड बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई रियल API नहीं है और हमें Node.js और MongoDB ऐसी चीज़ आती भी नहीं है। एज ए फ्रंट एंड डेवलपर है हम, तो हमें API चाहिए, तो वो जेसन सर्वर की हेल्प से ईजिली बन जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जेसन सर्वर कैसे आपको इंस्टॉल करना है। जेसन सर्वर जैसे आप क्लिक करोगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी इसे ओपन कर लेना। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो जेसन सर्वर। इसको इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल जेसन सर्वर मैंने ग्लोबली इंस्टॉल कर रखी है। npm इंस्टॉल -g जेसन सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मेरे सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल है। आप चाहो तो लोकली भी कर सकते हो इस वाली कमांड से। मैंने ग्लोबल जेसन सर्वर इसलिए कराया क्योंकि मेरे को काफ़ी यूज़ करना पड़ता है। आप नॉर्मल चेक भी कर सकते हो कि आपके सिस्टम में सर्वर है कि नहीं। तो जैसे कि आपके अपने सिस्टम में लिखना है आपको जेसन सर्वर हाइफन वर्जन, इतना लिखना है। और जब आप इसको एंटर करोगे तो देखो आपको दिखा देगा आपके सिस्टम में जेसन सर्वर है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है। आप इसको ऐसा करना है तो ऐसा कर लो, या आप -g लगाना है तो ग्लोबली भी कर सकते हो। फिर जैसे ये बता रहा है अपना एक फ़ाइल बना लो db.json, इसको कॉपी करो और अपने बाहरी रूट पे ही, मैं इसको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं db.json। तो इसके अंदर हम अपनी API बना सकते हैं। API मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, उसी को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। API यहाँ पे लिख दी मैंने। राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर देते हैं डॉक्यूमेंट को। ये मैंने API है एम्प्लॉय की, और यहाँ पे मैंने इसका एम्प्लॉय का डेटा लिख रखा है। 2 डेटा बना रखे हैं, एक अमित के नाम से, एक नेहा के नाम से। इसमें इसका रोल, ईमेल आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, ये सब लिखी हुई है। ये सब आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो। अब एक नया टर्मिनल ओपन कर लो, यहाँ से एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। अब मैं दिखाता हूँ इसको आप रन कैसे कर सकते हैं। देखो जैसे आपने ये डेटा क्रिएट कर लिया, तो इसके स्टार्ट करने का होता है सिस्टम। इससे क्या होगा, जेसन सर्वर आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपकी API क्रिएट हो जाएगी। इतना लिखो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। इतना लिखते हैं जैसे, तो हमारी देखो इस तरह से बन गया, API बन गई। API का डेटा आपको यहाँ डिस्प्ले भी हो गया। तो इस तरह से जेसन सर्वर का यूज़ कर सकते हो आप। जेसन सर्वर के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, एंग्लो 21 की सीरीज़ में ये मिल जाएगी। उसका URL मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब अपना ग्लोबल सेटअप कर लेते हैं प्रोजेक्ट में। तो ग्लोबल सेटअप के लिए ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा ग्लोबल सेटअप कर रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। रूट के लिए मैंने लिख रखा है, देखो प्राइमरी कलर मेरा ये है, सेकेंडरी कलर ये है। अब हम जो है बार बार कलर नहीं उठाया करेंगे, सिर्फ प्राइमरी उठा लिया करेंगे, जिससे हमें ये कलर मिल जाएगा। सेकेंडरी पे ये बैकग्राउंड मैंने लिख लिया है, जो बार बार मुझे याद ना रखना पड़े। कार्ड बैकग्राउंड, टेक्स्ट लाइट, बॉर्डर, ये सब मैंने ग्लोबली लिख लिए रूट में ही। नॉर्मल मैंने मार्जिन लगा लिया है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइड, फॉन्ट फैमिली मैंने लिख लिया है, और बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी मैंने दे रखा है। तो ये मेरा ग्लोबल CSS मैंने सेटअप कर लिया। अब हम चल के देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है। अब जैसे मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो देखो ग्लोबल सेटअप हो चुका है। बाकी हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें और चेंज करनी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ग्लोबल CSS क्यों सेटअप करनी है? रियल प्रोजेक्ट में कलर, स्पेसिंग, थीम एक ही जगह डिफाइन रहे, और ताकि पूरी एप्लीकेशन का लुक आपका सिमिलर रहे, इसलिए ग्लोबल CSS सेटअप करना अच्छी चीज़ होती है। अब हम थोड़ा सा चीज़ें चेंज कर लेते हैं ग्लोबल सेटअप के अकॉर्डिंग। हम अपनी ये सारी एप्लीकेशन में जितनी भी CSS थी वो थोड़ी मॉडिफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इन्फॉर्मेटिव होगा। यहाँ पे मैं मिनिमम हाइट दे देता हूँ, मिनिमम हाइट 100 VH रख लेते हैं। और जो मैंने मार्जिन लेफ्ट दिया था, थोड़ा सा इसको 240 रख लेते हैं, जिससे क्या होगा आपको थोड़ा सा ये साइड में आ जाएगा। ठीक है, इसमें मार्जिन लेफ्ट रखा था, बॉर्डर विड्थ रखी थी। तो अब मैं दिखाता हूँ, देखो बैकग्राउंड कैसे यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड लिखो VAR, इसके अंदर BG लिख सकते हैं। सिंपल BG लिखोगे तो इस तरह से बैकग्राउंड लग जाएगा। इस तरीके से मैंने कंटेंट में बैकग्राउंड लगा दिया। अब एक एक करके सब जगह अपनी CSS लगा लेते हैं, ग्लोबल CSS। तो सबसे पहले चलते हैं हम साइड बार में, इसमें CSS बदल लेते हैं। ये तो ठीक है, विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं, थोड़ा सा हमारा थोड़ा सेटअप अच्छा सा हो जाएगा। हाइट दे दिया। बैकग्राउंड कलर, ये देखो यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है हम अपने अकॉर्डिंग देंगे। इसको हम VAR वेरिएबल के थ्रू उठा लेंगे और इसको सेकेंडरी कलर दे देते हैं, थोड़ा डार्क कलर हो जाएगा। और इस कलर ठीक है, वाइट दे रखा है, ठीक है। पोजीशन फिक्स, ठीक है। अब हम साइड बार में यहाँ पे हमारा क्या क्या चीज़ थी, यहाँ पे देखो H2 था और A टैग था। तो यहाँ पे डॉट साइड बार H2 में मार्जिन बॉटन दे देते हैं 30 पिक्सल। नॉर्मल मैंने 30 पिक्सल दे दिया। ये थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ, पैडिंग 12 पिक्सल, कलर
थोड़ा अपना अकॉर्डिंग दे देते हैं। इसका कलर मैंने डिफाइन नहीं करा ग्लोबल में, तो अपने अकॉर्डिंग मैं दे देता हूँ CBD5F5। ठीक है, ये तो हमने कलर दे दिया। अब टेक्स्ट डेकोरेशन कर लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, या फिर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको 6 पिक्सल। मार्जिन बॉटन ये भी थोड़ा सा घटा देते हैं 8 पिक्सल। ए टैग में भी लिख दिया। अब होवर इफेक्ट भी लगा लेते हैं, साइड बार होवर इफेक्ट। बैकग्राउंड प्राइमरी कलर के अकॉर्डिंग नहीं, इसको कुछ और दे देते हैं RBGA। ठीक है, आई थिंक ये सही होगा। अगर गलत होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको, या फिर अभी थोड़ी देर बाद इसको ठीक कर लेंगे। इतना करो। अब हम चेक कर सकते हैं कि कैसा कैसा रहा। अभी हमारी देखो पूरी चिपक गई है, ठीक आ गया है। ये भी ठीक सा दिख रहा है। ये भी हमारे थोड़ा सा एनिमेशन टाइप हो चुके हैं, और अब ठीक है, ऑल ओके है अभी तक जितनी भी CSS है। अब हम क्या करते हैं, एक नया टैब ओपन करते हैं। अब मैं नया टैब ओपन करा। अब मैं सारी चीज़ यहाँ से पहले बंद कर लेता हूँ, और हमें एक सर्विस फाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पे एक सर्विस फाइल क्रिएट कर देंगे। बंद करो पहले सबको। एक सर्विस फाइल जिसमें हम API कॉल करेंगे। तो ng जनरेट सर्विसेस और एम्प्लॉय। ठीक है, एक सर्विस फाइल क्रिएट कर ली, जिसके अंदर जाने के बाद आपको ये मिलेगी employee.ts फाइल। इसके अंदर हम अपना लिख सकते हैं प्राइवेट HTTP इज इक्वल टू इंजेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इंजेक्ट HTTP क्लाइंट। तो HTTP क्लाइंट इंजेक्ट कराया तो उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ये सब मैंने आपको सिखा रखा है, HTTP फाइल एंड सर्विसेज ये कैसे बनती हैं। अब मैं लिख देता हूँ प्राइवेट API, और API का URL क्या हो सकता है, जो हमारा ये URL है, यही हमारा API का URL होगा। API एंड पॉइंट ले लो, और इसके बाद इसमें पेस्ट कर दो। इतना करने के बाद हम गेट एम्प्लॉयज़ करके इसके अंदर हम अपनी API कॉल कर सकते हैं। this.http.get। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, ये किसी भी टाइप की हो सकती है, एनी टाइप, और इसमें लिख सकते हैं this.api। इस तरीके से आप लिख सकते हो नॉर्मली। अब एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉय लिस्ट का। तो ng जनरेट कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट होगा हमारा फीचर्स एम्प्लॉय लिस्ट। ठीक है, एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, फीचर्स के अंदर बन जाएगा। जैसे फीचर ओपन करोगे तो इसके अंदर देखो ये रहा एम्प्लॉय लिस्ट। इसमें जाओ TS फाइल में। यहाँ पे मुझे जो करना है, पहले मैं एक कॉमन मॉड्यूल रख लेता हूँ। कॉमन मॉड्यूल, क्योंकि कॉमन मॉड्यूल का यूज़ पड़ सकता है, अगर नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं है। प्राइवेट, क्योंकि यहाँ पे हमें एम्प्लॉय की जो API सर्विसेज है, API कॉल है, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। EMP सर्विस इज इक्वल टू इंजेक्ट कर सकते हैं हम एम्प्लॉय। इस तरह से हमने एम्प्लॉय सर्विस ऊपर से इंपोर्ट भी कर ली, और यहाँ इंजेक्ट करके यूज़ भी कर ली। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एम्प्लॉयज़ सिग्नल का यूज़ करेंगे। अभी एनी में कुछ भी रख सकते हैं, अभी ब्लैंक है, अभी कुछ नहीं है, जब तक API का डेटा आएगा नहीं। ng ऑन इट का यूज़ करके हम इसमें सर्विस कॉल करते हैं। this.service.subscribe से हम डेटा से इस तरह से डेटा उठा लेंगे। डेटा आ जाएगा हमारा इस तरह से, employee.set करके हम डेटा इसके अंदर सेट कर देंगे। सिंपल, इतना काम कर लो। इसमें सिग्नल का यूज़ करके हमने एम्प्लॉय लिस्ट को फैच करा। कोड एकदम सिंपल है, ng ऑन इट का मैंने यूज़ करा है। और भी चीज़ें होती हैं और तरीके से भी यूज़ हो जाता है, पर मैंने ng ऑन इट का यूज़ करा है। अब एम्प्लॉय लिस्ट .html में चलते हैं। यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं। पहले H2 में लिखते हैं एम्प्लॉय लिस्ट, और एक टेबल लिख लेते हैं जिसमें आप फॉर लूप लगाना सीखोगे। t हेड, इसमें लिखते हैं एम्प्लॉय का नेम। t हेड में लिखते हैं ईमेल। एक और लिख लेते हैं t हेड, इसमें लिख लेते हैं डिपार्टमेंट। थोड़ा एक एक्स्ट्रा लिख लेता हूँ, थोड़ा सा और आप सीख पाओगे। इसमें लिख लेते हैं रोल। ये हमने tr बंद करा। अब @4 लगा सकते हैं। अब हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, तो हम एम्प्लॉय में हम यूज़ करेंगे अपना डेटा, एम्प्लॉयज़ का डेटा। सिग्नल में है तो सिग्नल की तरह यूज़ करो, और यहाँ पे हम emp.id यूनिकनेस के लिए हम यूज़ करेंगे इसमें, ट्रैक के अकॉर्डिंग। इसमें tr में सिंपल लिख देते हैं tr td, जो भी डेटा है इस तरह से td के अंदर मिलता रहेगा। अब चलते हैं एम्प्लॉय लिस्ट की CSS में। यहाँ पे हम अपना CSS लिख सकते हैं। H2 की CSS लिख देते हैं पैडिंग 24 पिक्सल, और टेक्स्ट लाइन सेंटर। ये तो मैंने H2 के लिए लिख लिया। टेबल के लिए भी एक CSS लिख लेते हैं। विड्थ रख लेते हैं, कैल्स में रख लेते हैं
100% और 48 पिक्सल। मार्जिन इतना ही रख लेते हैं, बाकी सब जगह ऊपर नीचे 0 पिक्सल और साइड में 24 पिक्सल। बॉर्डर कोलैप्सेबल ठीक है, ऑल ओके, दैट्स गुड। और बैकग्राउंड में हम रख सकते हैं अपना, कौन सा वाला था हमारा, कार्ड था ना, देख लेते हैं क्या था, कार्ड बीजी, इसी को यूज़ कर लेते हैं। इतना करते हैं, बॉर्डर रेडियस भी लिख लेते हैं, रेडियस बॉर्डर की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। CSS में थोड़ा टाइम लगता है, पर CSS के बिना हमारी वेबसाइट अच्छी लगती भी नहीं है। टी हेड और टी डेटा दोनों की CSS एकदम सिमिलर होगी, तो इससे ही लिख देते हैं। पैडिंग 14 पिक्सल, वो तो गिटहब कोपायलट का यूज़ कर रहा हूँ, जब जाके इतना फास्ट बन रहा है हमारा। बॉर्डर टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही रहने देते हैं। 1 पिक्सल सॉलिड, हाँ बॉर्डर ठीक है, एकदम करेक्ट दी है इस बार। TH में कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है मुझे, बैकग्राउंड कलर और नॉर्मल कलर। बैकग्राउंड कलर को तो मैं अपने अकॉर्डिंग दे देता हूँ इसमें, F8 FA FC। और ये जो कलर है ये हम वेरिएबल के अकॉर्डिंग दे देते हैं। वेरिएबल में टेक्स्ट क्या था, टेक्स्ट लाइट वाला ले लेते हैं, ये वाला टेक्स्ट लाइट। अब हमारा लगभग सारा काम हो चुका है, बस हमें राउटिंग ऐड करनी है। तो राउटिंग में जाओ, यहाँ पे कॉमा लगा के हमें एक और पाथ ऐड करना है, पाथ एम्प्लॉई, और पाथ के बाद मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉई। और लोड चिल्ड्रन का यूज़ नहीं करना, ये लोड चिल्ड्रन का यूज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम एम्प्लॉई और यहाँ पे लिखते हैं कंपोनेंट एम्प्लॉई लिस्ट, ऊपर से देखो इंपोर्ट भी हो गया एम्प्लॉई लिस्ट। इतना काम कर दो। अब चलते हैं अपने साइड बार में, क्योंकि साइड बार में इस पर क्लिकेबल नहीं होगी, जो भी चीज़ करेंगे इस पर क्लिकेबल नहीं है, उसे क्लिकेबल और बना लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं कोर के अंदर, साइड बार HTML। तो ये देखो, ये हमें चीज़ें चेंज करनी है। यहाँ पे हमें लगाना है राउटर लिंक लगाना है, तो उसके लिए हमें पहले इसमें भी करना है कुछ चेंजेस। तो इसमें मुझे यहाँ पे लिखना है राउटर मॉड्यूल लगाओगे तभी यहाँ पे राउटर लिंक लगा पाओगे। कहाँ पे, स्लाइड बार .html में राउटर लिंक, और इसमें नॉर्मल बैकस्लैश और एक और लिख लेते हैं राउटर लिंक, और यहाँ पे लिख लेते हैं एम्प्लॉयज़। आई थिंक अब हमारा कोड ठीक से चल जाना चाहिए। ये हमारा रन है, जेसन सर्वर भी रन है और एप्लीकेशन भी रन है। तो रिफ्रेश कर लेते हैं पहले। अब डैशबोर्ड में चलते हैं, जैसा है वैसे ही रहेगा डैशबोर्ड, तो क्योंकि हमने एम्प्लॉय वाला डेटा बनाया है, ये नेम है, उसके अकॉर्डिंग हमने ईमेल आईडी, रोल, डिपार्टमेंट जो भी हमने दिए थे वो इसमें मिल चुके हैं। लीव्स वाला अभी चल नहीं रहा है, इसमें थोड़ी सी हमने सेंटर में बनाया था, ये सेंटर में बनाया था, इस तरीके से बन गया है। और हमारी एप्लीकेशन लगभग देखो राउट्स थोड़े से काम भी कर रहे हैं, थोड़ी CSS भी ठीक हो गई। तो हमारा सेकेंड डे का जो गोल था वो हमारा पूरा हो चुका है। जो भी हमने इसमें लिखा है वो हमने सब कुछ कर दिया। आज हम बात करेंगे आप ऐड और एडिट एम्प्लॉय कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिव फॉर्म। मैं इसमें रिएक्टिव फॉर्म का यूज़ करूंगा, और भी मेथड होते हैं, मैंने एंगुलर 21 की अपनी सीरीज़ में आपको सिखाए हुए हैं। प्रोजेक्ट वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने लास्ट छोड़ा था। ये हमने नॉर्मल एक डैशबोर्ड बनाया था, इसके अंदर हमने एम्प्लॉय का डेटा फैच करना भी सीखा था लास्ट लेक्चर में, जिसमें नेम, ईमेल, रोल और डिपार्टमेंट आपको इस तरह से दिख रहे थे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जो अभी तक मैंने बनाया है। लीव्स अभी बनी नहीं है, तो ये चल भी नहीं रही है। तो आज के लेक्चर का गोल होगा एम्प्लॉय का डेटा ऐड करना, एम्प्लॉय को एडिट करना, एम्प्लॉय को डिलीट करना। ऐड और एडिट एक रीयूजेबल कंपोनेंट बनाएंगे और बटन के टेक्स्ट के हिसाब से चेंज करेंगे कि आप यूज़र को ऐड कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो। एक ही बटन रखेंगे जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहे। तो इसमें हम रियल इंडस्ट्रियल पैटर्न सीखेंगे, कोई एक्स्ट्रा पेज नहीं बनाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, एक ही पेज में दोनों चीज़ होगी। सबसे पहली बात, आप रिएक्टिव फॉर्म ही क्यों यूज़ कर रहे हो? इसमें फॉर्म का प्रॉपर कंट्रोल जो है टाइप स्क्रिप्ट में होता है, वैलिडेशन ईजी हो जाती है और रियल प्रोजेक्ट में ये काफ़ी यूज़ होता है, इसलिए हम रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे। तो चलो ठीक है, बातें बहुत हो गई, सीधा कोड पे चलते हैं। तो चलते हैं, पहले हम अपना कोर कंपोनेंट में नेविगेशन की थोड़ी सी CSS थोड़ी सी सुधार लेते हैं, जिससे और अच्छा लगेगा। ये हमारा जो नेविगेशन बार है ये थोड़ा अभी फीका फीका सा लग रहा है, पहले से ठीक कर लेते हैं, फिर डिटेल में सीखेंगे। हाइट ठीक है, बैकग्राउंड ठीक है, पैडिंग थोड़ा सा 18 पिक्सल रख लेते हैं यहाँ पे, 18 पिक्सल ऊपर नीचे की, 24 पिक्सल साइड की। इसमें हम चाहते तो अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी ले सकते थे, वेर लेते, और इसमें क्या था हमारा कॉमन CSS बॉर्डर के लिए ये वाली CSS ले लेते, चेंज कर लो बॉर्डर रिलेटेड। ठीक है, ये कर लिया। अब हम इसमें
फ़ॉन्ट वेट का यूज़ करेंगे, 600 रख लेते हैं फ़ॉन्ट वेट। इसमें फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल रख लेते हैं। इट्स गुड, देख लेते हैं कैसा लग रहा है अब। ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड आ गया, अच्छा सा लग रहा है। अब इतना काम हमने CSS में पहले कर लिया, मैंने पहले इसलिए कर लिया CSS थोड़ी अच्छी लगे। अब चलते हैं अपने सर्विस वाले फाइल में, एम्प्लॉय की सर्विस फाइल में। यहाँ पे मैंने देखो गेट एम्प्लॉय की HTTP क्लाइंट से इंजेक्ट करके हम उठा के लाते थे। ये हमारी API है जो चल भी रही होगी। चलो चेक कर लेते हैं ये API हमारी चालू है कि नहीं। मैंने ऑलरेडी देखो जेसन सर्वर अपना स्टार्ट कर रखा है, इसे क्लिक करेंगे। API के अंदर 2 डेटा हैं, तो ये API काम कर रही है गेट एम्प्लॉय की। और गेट एम्प्लॉय चल रहा है तो यहाँ ऐड एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, ऐड एम्प्लॉय। और यहाँ से हम अपना एम्प्लॉय का ये डेटा रख लेते हैं, सिंपल डेटा नाम रख लेते हैं। एम्प्लॉय का डेटा यहाँ से हम एज ए पैरामीटर उठाएंगे और इसमें मैं रिटर्न कर सकता हूँ दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट। इसमें भी चलो एन ही रख लेते हैं। दिस डॉट API से हमारा API मिलेगी और यहाँ से हमें डेटा एज ए पैरामीटर में मिल जाएगा। ठीक है, ऐड एम्प्लॉय के लिए बन गया हमारा। अपडेट एम्प्लॉय के लिए भी बना लेते हैं। अपडेट एम्प्लॉय में एम्प्लॉय को अपडेट करेंगे हम बेस्ड ऑन ID, तो ID और डेटा 2 चीज़ चाहिए होगी। ठीक है, इसमें हम रिटर्न कर सकते हैं। इसमें हम पुट API का यूज़ करेंगे, दिस डॉट HTTP डॉट पुट API। इसमें पोस्ट API का यूज़ करा था, उससे पहले गेट API का यूज़ करा था। पोस्ट API में हमें ID चाहिए होगी, क्योंकि ID के बेस पे ही हम एम्प्लॉय को डिटेक्ट कर पाएंगे कि वही एम्प्लॉय है या दूसरा एम्प्लॉय है। तो पहले हमें ID इस तरह से बाद में मिलेगी और डेटा मिलेगा, जो भी हम चेंज कर रहे हैं वो डेटा इस डेटा में मिलेगा। ID के बेस पे होगा चेंज। तो URL में देखो ID मैंने इस तरह से अटैच कर दी है। अब ले लेते हैं डिलीट एम्प्लॉय के लिए। डिलीट एम्प्लॉय की सिंपल ID के बेस पे इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लगाएंगे, डिलीट API मारेंगे, इस तरीके से हमारी API बन जाएंगी और उसके हिसाब से ही हमारा डिलीट ऑपरेशन हो जाएगा, जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो मैंने चारों API का डेटा लिख दिया। गेट का कल लिखा था, ऐड, अपडेट और डिलीट का आज मैंने इस लेक्चर में बता दिया। अब चलते हैं एम्प्लॉय के लिए फीचर्स, एम्प्लॉय लिस्ट और employee.ts वाली फाइल में। तो यहाँ हमें प्रॉपर लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो इसमें हम पहले लॉजिक लिख लेते हैं, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो इसमें देखो कॉमन मॉड्यूल चाहिए इसमें हमें, और रिएक्टिव फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल का यूज़ कर रहा हूँ। तो रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को भी यहाँ से इंपोर्ट कर लो और यहाँ पे लिख लो। पहले ही कर लिया है मैंने, क्योंकि मुझे पता था हम रिएक्टिव फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। आप किसी भी तरीके का फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। हर तरीके का फॉर्म कैसे यूज़ होता है मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। अब यहाँ पे एक ले लेते हैं प्राइवेट FB करके, एक नॉर्मल कर लेते हैं, इंजेक्ट फॉर्म बिल्डर। फॉर्म बिल्डर देखो ये है, फॉर्म बिल्डर भी यहाँ से इंपोर्ट हो गया। क्योंकि हम रिएक्टिव फॉर्म का यूज़ करेंगे तो फॉर्म बिल्डर का यूज़ करना पड़ेगा। एक एम्प्लॉई है, हमने लास्ट लेक्चर में देखो एम्प्लॉई इंजेक्ट कर लिया था। एम्प्लॉई का डेटा हम इसमें सेव करा रहे थे और इसके अंदर एक और ले लेते हैं। एम्प्लॉई जैसे लिया है ऐसे ही ले लेते हैं, सिलेक्टेड एम्प्लॉई। सिलेक्टेड एम्प्लॉई का डेटा भी ले लेते हैं। सिलेक्टेड एम्प्लॉई चलो 2 तरीके हो सकता है, ये नंबर में भी हो सकता है, नंबर, और नल भी हो सकता है। ये मैंने बता दिया, ये इसके टाइप हो सकते हैं। तो इनिशियली नल होगा। और सिलेक्टेड एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय फॉर्म भी ले लेते हैं। एक एम्प्लॉय फॉर्म में कौन कौन सा डेटा होगा, एम्प्लॉय फॉर्म, इसमें कौन कौन सा डेटा होने वाला है। तो दिस डॉट FB जो ऊपर से लिया था और उसका ग्रुप बना लो। ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझा रखी, कैसे कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या चीज़ चाहिए। अब हमें पहले देख लेते हैं क्या क्या है डेटा में। नेम, ईमेल, रोल और डिपार्टमेंट। पहले नेम ले लेंगे, ब्लैंक स्ट्रिंग, यहाँ फिर ले लेंगे ईमेल, ये भी ब्लैंक स्ट्रिंग, फिर ले लेंगे रोल और फिर ले लेंगे डिपार्टमेंट। अब जो ये NG यूनिट में मैंने इतना सारा डेटा लिखा था, सिर्फ गेट API के लिखा था, इससे पहले कॉपी कर लो और हटा दो। इसमें एक फंक्शन बना लो, दिस डॉट लोड एम्प्लॉय। लोड एम्प्लॉय करके मैंने एक बना दिया है। अब लोड एम्प्लॉय इस तरह से इसके अंदर हम जो भी लॉजिक था इसके अंदर हम सीधा पेस्ट कर सकते हैं। दिस डॉट एम्प्लॉय डॉट गेट सर्विस सब्सक्राइब में देखो डेटा मिला और डेटा इसके अंदर से आपने उठा लिया, लोड एम्प्लॉय कर दिया। ये तो है गेट करने के लिए। अब देखो ऐड और अपडेट करने के लिए भी बनाना है, तो लिख देते हैं सेव एम्प्लॉय करके एक फंक्शन बना लेता हूँ। ये इसमें ऐड और एडिट दोनों का लॉजिक इसी के अंदर लिखा जाएगा। मैं बता देता हूँ कैसे। पहले मैं लिख देता हूँ इफ़ दिस डॉट सिलेक्टेड एम्प्लॉय, सिलेक्टेड एम्प्लॉय मिलेगा। देखो आपको यहाँ से जो भी सिलेक्टेड एम्प्लॉय मिल गया, अगर मानो कि सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज इक्वल टू नल है, मतलब एम्प्लॉय
में कोई है ही नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो ये ऐड की तरह काम करेगा। तो ये होगा ऐड एम्प्लॉय की तरह काम। तो ऐड एम्प्लॉय कर लेते हैं, दिस डॉट एम्प्लॉय सर्विस डॉट ऐड एम्प्लॉय। ऐड एम्प्लॉय देखो यहाँ से मिला, ये रहा ऐड एम्प्लॉय। और इसके बाद हम दिस डॉट एम्प्लॉय फॉर्म डॉट वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी। जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो सब्सक्राइब के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे। इसके बाद हम दिस डॉट एम्प्लॉय फॉर्म डॉट रीसेट कर देंगे, फॉर्म मतलब खाली कर देंगे, और दिस डॉट एम्प्लॉय के अंदर लोड कर देंगे। ठीक है, पहले हमने खाली कर दिया, फिर सारा डेटा आ गया। अगर इफ़ ये कंडीशन है तो, अगर एल्स है, अब यहाँ पे देखो अपडेट फंक्शन लिखूंगा मैं, अपडेट बोलो या फिर एडिट बोलो, ठीक है, आपके ऊपर है। वही सिंपल दिस डॉट एम्प्लॉय सर्विस डॉट अपडेट एम्प्लॉय। इसमें देखो ऐड एम्प्लॉय करा था, इसमें अपडेट एम्प्लॉय करा है, क्योंकि इसमें अपडेट एम्प्लॉय की डिफरेंट एपीआई है जो पुट एपीआई है। इतना कर लो। इसके बाद दिस डॉट सिलेक्टेड एम्प्लॉय आईडी, तो सिलेक्टेड एम्प्लॉय यहाँ से कॉपी करो, इसमें भी चेंज कर दो और यहाँ भी चेंज कर देते हैं इसको। ऊपर हमने यहाँ रखा था क्योंकि ये एम्प्लॉय आईडी निकाल रहे हैं यहाँ से हम। फिर कॉमा, फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं दिस डॉट एम्प्लॉय फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट सब्सक्राइब मेथड में हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं हम दिस डॉट कैंसिल एडिट करके एक फंक्शन बनाऊंगा और दिस डॉट लोड एम्प्लॉय कर देंगे। तो ये मैंने एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे ये एल्स में भी और यहाँ भी एम्प्लॉय आईडी कर दी, ऊपर इसका नाम चेंज करके एम्प्लॉय आईडी कर दिया। पहले कैंसिल एडिट के लिए बना लेते हैं, क्योंकि कैंसिल एडिट पहले ठीक कर लेते हैं। कैंसिल एडिट के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वही दिस डॉट सिलेक्टेड एम्प्लॉय आईडी सेट को नल कर दो और एम्प्लॉय को रीसेट कर दो। ठीक है, इतना कर दिया। एक और बनाना पड़ेगा मुझे एडिट एम्प्लॉय, क्योंकि हमें एडिट भी करना है, तो एडिट के लिए भी कुछ एपीआई हमें मारनी पड़ेगी, जो भी पैच वैल्यू होगी एंड ऑल। दिस डॉट सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी डॉट सेट, पहले आईडी जो है एम्प्लॉय की उठा के वही आईडी रख देंगे। दिस डॉट एम्प्लॉय फॉर्म सेट वैल्यू कर देंगे इसमें इस तरीके से। इसमें क्या क्या करना है, नेम को एम्प्लॉय डॉट नेम और ईमेल को एम्प्लॉय डॉट ईमेल, एम्प्लॉय डॉट ईमेल, रोल और डिपार्टमेंट चारों ऐसे कर देंगे। ये सब हटा दो, ये भी हटा दो, चारों चीज़ लिख दी मैंने एडिट के हिसाब से। जो भी एम्प्लॉय के बेस पे हम एडिट करेंगे वो यहाँ से एडिट हो जाएगा। आईडी इस तरीके से सेट हो जाएगी, जो आईडी सेम रहेगी इसलिए वही आईडी सेट कर दिए और ये हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने एडिट वाला बना लिया। कैंसिल हम बना ही चुके थे। अब डिलीट एम्प्लॉय का और बना लेते हैं। डिलीट एम्प्लॉय बेस्ड ऑन आईडी डिलीट करेंगे हम, तो इसमें हम लिख सकते हैं दिस डॉट एम्प्लॉय डिलीट आईडी सब्सक्राइब में। डिलीट करने के बाद डेटा को रीलोड कर दो। पूरा फंक्शन हमारे बन गए हैं जितने भी हमें चाहिए होंगे, बस हम इसमें HTML और बना लेते हैं। HTML देखो मैंने ऑलरेडी थोड़ी बहुत HTML लिखी हुई थी, इसी के ऊपर ही हम एक फॉर्म और बना लेते हैं। फॉर्म, एक फॉर्म बन गया। इस फॉर्म में हम बता देंगे फॉर्म ग्रुप कौन सा होना चाहिए। फॉर्म ग्रुप नाम क्या रखा था हमने, एम्प्लॉय फॉर्म, एम्प्लॉय फॉर्म। ठीक है, एम्प्लॉय फॉर्म देख लेते हैं वही नाम था, हाँ एम्प्लॉय फॉर्म ही नाम था, तो इतना पहले एम्प्लॉय फॉर्म रखो। इसके बाद हम इवेंट बना सकते हैं NG सबमिट इवेंट, और इसमें क्या नाम रखना है हमें, सेव एम्प्लॉय। इस तरीके से हम लिया था हमने। अब हम इसमें इनपुट बना सकते हैं, इनपुट और प्लेस होल्डर इसमें रख लेता हूँ नेम, और यहाँ पे रख सकते हैं फॉर्म कंट्रोल नेम। फॉर्म कंट्रोल नेम हो गया। इसी तरीके से बाकी बना दो, ईमेल का, रोल का और डिपार्टमेंट का, और लास्ट में एक सबमिट बटन बना देते हैं। सबमिट बटन इस तरीके से, और इस सबमिट बटन को बंद भी कर दो। ये बन गया सबमिट बटन। और सबमिट बटन के अंदर हमें एक थोड़ा सा एक फ़िल्टर लगाना है, एक टर्नरी ऑपरेटर लगाना है। देखो यही फ़िल्टर लगा लेते हैं। सिलेक्टेड एम्प्लॉय आईडी अगर नल है तो जो बटन का नाम होगा वो ऐड एम्प्लॉय होगा, अदरवाइज उस बटन का नाम होगा अपडेट एम्प्लॉय। एक ही बटन से हमने दोनों काम कर लिए सिलेक्टेड एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से। इसी तरीके से हम यहाँ भी ऐसे ही कर रहे थे। सेव एम्प्लॉय है, अगर ये नल था आईडी के हिसाब से, अगर आईडी नहीं मिलती है तो ऐड की तरह काम करेगा, आईडी मिल जाती है तो इस एल्स की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ फ़िल्टर लगाया, उस तरीके से वहाँ फ़िल्टर लगाया। अब एक और है @if, इसमें लिखेंगे सिलेक्टेड एम्प्लॉय आईडी है। अगर सिलेक्टेड एम्प्लॉय आईडी है तभी कैंसिल बटन दिखाएं। तो यहाँ पे देखो बटन दिखा देता हूँ मैं, ये वाला बटन टाइप बटन है, क्लिक में कैंसिल एडिट है,
कैंसिल एडिट देखो काम कर रहा है, हाँ कैंसिल एडिट मिल रहा है। तो इसका मतलब कैंसिल एडिट जब ही बटन दिखेगा जब सिलेक्टेड आईडी होगी। चलो चेक करके देखते हैं, फिर बाद में CSS लगाएंगे कि हमारा कैसा दिख रहा है। रिफ्रेश कर लो थोड़ा सा, एम्प्लॉय पे जाओ, देखो डेटा यहाँ सारा कुछ दिख रहा है। कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं। मोहित कुमार ईमेल आईडी mohit@gmail.com, रोल डेवलपर CSE, ठीक है। और ऐड करते हैं एम्प्लॉय। वेल डन, बढ़िया हो गया। एक और डेटा ऐड करने की कोशिश करते हैं। नितिन सिंह, nitin@gmail.com, रोल QA, डिपार्टमेंट CSE। ऐड कर लो एम्प्लॉय, बढ़िया। देखो डेटा ऐड हो रहा है, जैसे हम ऐड कर रहे हैं ये ब्लैंक भी होता है, डेटा ऐड भी होता है। अभी यहाँ पे देखो कुछ बटन नहीं बनाए हमने, तो एडिट और डिलीट हो नहीं रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ बटन भी बनाने पड़ेंगे। पहले मैं देख लेता हूँ हमारी जेसन भी अपडेट हो रही है कि नहीं हो रही। तो जेसन में जाओ, यहाँ पे जेसन डेटा भी देखो अपडेट हो रहा है, आईडी ऑटोमेटिक बन रही है। तो हमें जो हमने स्टार्टिंग में ये 2 डेटा बनाए थे इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको हटा देते हैं। जब हमारा डेटा खुद से हम क्रिएट कर पा रहे हैं तो दैट्स गुड फॉर अस। तो वापस चल के इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो अपना 2 डेटा दिख रहे हैं। अब अपना यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, एडिट और डिलीट ये सब बटन जो होते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं HTML में, डिपार्टमेंट के नीचे एक TH करके एक एक्शन बटन बना लेते हैं, एक्शंस कर लेते हैं चलो, क्योंकि 2 बटन बनेंगे। और इसमें हम TD लिख सकते हैं। इसमें क्या करना है हमें, इसमें 2 बटन बनाने हैं हमें एक ही TD के अंदर। एक बटन बनाना है हमें एडिट एम्प्लॉय के लिए, यहाँ से एम्प्लॉय एज ए पैरामीटर भेजूंगा, ये एडिट के लिए हो जाएगा। डिलीट में employee.id भेजनी पड़ेगी, क्योंकि डिलीट जो होगा आईडी के बेसिस पे डिलीट होगा, और ये एम्प्लॉय के बेस पे सारी डिटेल इसको मिलेंगी। 2 चीज़ हमने बना दी, चलो चेक कर लेते हैं। देखो एडिट और डिलीट। अगर मैं एडिट करता हूँ तो मोहित 1 लिखता हूँ, इसके बाद 1, तो देखो कैंसिल बटन भी आ गया, कैंसिल कर दूंगा तो वापस हो जाएंगे। फिर से एडिट करेंगे तो मोहित 1 लिखो, और यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करते हैं तो मोहित 1 देखो अपडेट हो रहा है। और डिलीट करके देखेंगे। चलो मैं एक डेटा बना लेता हूँ जल्दी से, ईमेल रख लेता हूँ, क्योंकि 2 डेटा रख लेते हैं, रोल कुछ भी रख लेते हैं, क्योंकि इसे तो हमें डिलीट ही करना है। ऐड कर दिया और डिलीट करके देख लेते हैं, डिलीट हो रहा है, मतलब डिलीट भी हो रहा है, एडिट भी हो रहा है। अब इसके CSS और सुधार देते हैं, फिर आपको अच्छा सा लगेगा ये पूरा पेज। चलते हैं अपने इसमें CSS फाइल में, जितनी फाइल्स थी इनको नहीं छेड़ेंगे, ये ऑल ओके है। H2 में टेक्स्ट अलाइन सेंटर हटा के देखते हैं, मुझे नहीं लग रहा टेक्स्ट अलाइन सेंटर से कुछ होने वाला है। नहीं हो रहा है, वापस कर दो, सेंटर में ही चाहिए। अगर आपको साइड में चाहिए तो हटा सकते हो, एम्प्लॉय आईडी सेंटर में चाहिए तो इसमें रख सकते हो, ठीक है। अभी इसके बाद पहले मैं फॉर्म के लिए बना लूँ, क्योंकि हमने फॉर्म भी लिखा है इसमें, तो इसमें लिखता हूँ डिस्प्ले ग्रिड रखता हूँ मैं फॉर्म के लिए, ठीक है। और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट ऑटोफिल, ये थोड़ा सा ये 180 रख लेते हैं इसको, 180 और 1FR, ठीक है। और इसमें गैप रख लेते हैं 16 या फिर 15, आपके अकॉर्डिंग जो भी रखना है गैप रख लो। और पैडिंग रख लेते हैं, पैडिंग 0, 24 पिक्सल, 24 पिक्सल। इस तरीके से एक फॉर्म का बना लेते हैं। देखो ठीक ठाक सा दिख रहा है, अभी दिखेगा नहीं, अभी और टाइम लगेगा। अब अच्छा सा कुछ लिखते हैं, इनपुट पे भी लगा लेते हैं। इनपुट में क्या चाहिए मुझे, पैडिंग चाहिए 10 पिक्सल, 12 पिक्सल, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल। इनपुट फोकस रख लेते हैं, इनपुट फोकस आउटलाइन, और ये देखो बॉर्डर कलर इतना सही मिल गया एकदम। देखो हमने नीचे बटन का बनाया, कुछ नहीं बटन का नहीं बनाया, बटन का भी लिए हम बना लेते हैं, क्योंकि बटन भी हमारे 2 बटन हैं, एक डिलीट बटन एक कैंसिल बटन, तो उनके लिए अलग अलग रखूँगा। देखो अभी इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो इसमें देखो बटन में मैंने क्लिक में ये लिखा था, एक क्लास और लिख लेते हैं, क्लास में डिलीट के लिए एक क्लास बना ली मैंने, ठीक है। और इसके ऊपर हमने यहाँ भी कुछ हमने टाइप सबमिट लिया था, और ये कैंसिल के लिए भी लिया था, तो कैंसिल के लिए भी क्लास बना लेते हैं। इसमें लिख लेते हैं कैंसिल, ठीक है, क्योंकि इन क्लासों पे मैं CSS लगाऊंगा। ये कैंसिल क्लास लिख दी मैंने, यहाँ पे एक डिलीट लिख दी। अब चलते हैं इधर, क्लब पहले बटन पे बना लेते हैं। बैकग्राउंड वही अपना, इसमें कौन सा चाहिए हमें, प्राइमरी चाहिए, ठीक है। बटन में प्राइमरी, और कलर चाहिए वाइट ही चाहिए, यही ले लेते हैं। बॉर्डर नहीं चाहिए, पैडिंग 10 पिक्सल और 14 पिक्सल, ओके पैडिंग हो गई। मार्जिन ले लेते हैं, मार्जिन 8 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर, और हम लिख सकते हैं
बटन डॉट डिलीट, डिलीट के लिए बैकग्राउंड हम दे सकते हैं, कुछ अलग दे देते हैं इसको EF4444, ठीक है। डिलीट के लिए रेड कलर दे दिया। अब बटन डॉट कैंसिल, इसमें बैकग्राउंड दे सकते हैं, चलो यही दे देते हैं, ग्रेइश दें या क्या, कौन सा, ठीक है ग्रे ही रहने देते हैं कैंसिल के लिए। और बटन होवर कर लेते हैं, बटन होवर ओपेसिटी 0.9। चलो चेक करके देखते हैं कैसा लग रहा है, थोड़ा सा बिगड़ रहा है, देख लेते हैं क्या इशू है। ओके ओके ओके, ये 2180 है, ये नहीं रखना था, ये क्या रख दिया मैंने, अच्छा 2180 नहीं, ये 180 रखना था, ठीक है। अब ऑल ओके है। एडिट के लिए कर रहे हैं तो देखो ग्रे बटन आ रहा है, और डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट तो हो ही जाएगा, कैंसिल कर रहे हैं तो कैंसिल हो रहा है। अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ, रोहित कुमार rohit@gmail.com, रोल टेस्टर CSE, ऐड करते हैं एम्प्लॉय ऐड हो रहे हैं, एडिट करते हैं इसको, रोहित 1 करके देखते हैं और अपडेट कर रहे हैं, देखो नेम चेंज हो रहा है ऐड और अपडेट के हिसाब से, और डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा क्योंकि डिलीट हमने नॉर्मली करके देख लिया था। तो हमारा देखो एम्प्लॉय लिस्ट का पेज प्रॉपर बन गया है विद ऐड, एडिट और डिलीट, और डिस्प्ले तो कर पा रहे हो, रीड तो डेटा आप यहाँ पे कर पा रहे हो टेबल में। इसी तरीके का कुछ हम लीव के साथ भी बनाएंगे, फिर डैशबोर्ड बनाएंगे। तो आई थिंक नेक्स्ट 2 लेक्चर में हमारा सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए इस प्रोजेक्ट में। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे अपना लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा। डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट से मेरा मतलब है कि सर्विस फाइल बनाऊंगा, वही अपनी जेसन सर्वर का यूज करके हम एक फेक API बनाएंगे जिसको हम डिस्प्ले कराएंगे टेबल की फॉर्म में, और इसमें मैं दिखाऊंगा लीव के स्टेटस कैसे चेंज होता है, पेंडिंग और अप्रूव कैसे दिखाना होता है। जनरली लीव मैनेजमेंट का मॉड्यूल थोड़ा सा स्टैटिक रहेगा, जिसमें हम जनरली देखेंगे कि बैकएंड से कैसे लीव मैनेजमेंट को आप कनेक्ट कर पाते हो। बाकी लीव मैनेजमेंट में आप कुछ भी कर सकते हो, ऐड, एडिट, डिस्प्ले, ये सब चीज़ जो आपको करनी है कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी अपने पुराने मॉड्यूल में ऐड एडिट करके एम्प्लॉय वाले में दिखा दिया था। इसी तरीके से आप लीव मैनेजमेंट में भी कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत मैं सिंपली दिखाने वाला हूँ, आज थोड़ा सिंपल होगा लेक्चर, क्योंकि जितना हमने ये अभी तक बना लिया, देखो कितना बढ़िया लग रहा है हमारा एम्प्लॉय लिस्ट। आज हम अपना लीव वाला पेज बना लेते हैं, डैशबोर्ड हम कल बना लेंगे, तो हमारा एटलीस्ट 2 दिन में प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। देखो ये हमारी API है, ये भी चालू है, और ये प्रोजेक्ट है, ये भी चालू है। जो भी मैं डेली बेसिस पे आपको कोड कराता हूँ वो मेरे गिटहब प्रोफाइल पे जाके आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें। सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है आप सभी के लिए। जैसे मैंने ये एम्प्लॉय की API बनाई थी, इसी तरीके से हम लीव्स के लिए भी डेटा बना सकते हैं। मैं बना देता हूँ, देखो इसको लगाओ कॉमा, और इसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं लीव्स। इसके अंदर पूरा डेटा स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं ID फॉर एग्जांपल इनिशियली मैं 1 लिख देता हूँ, फिर कॉमा लगाते हैं, एम्प्लॉय का नाम लिख देते हैं मोहित कुमार, और यहाँ लिख देते हैं रीज़न, मेडिकल रीज़न है, स्टेटस अप्रूव्ड लिख देते हैं कि मतलब लीव अप्रूव हो गई है। इतना ही, और भी डेटा बना लेते हैं, कुछ और डेटा इसमें। चलो नितिन सिंह पर्सनल रीज़न लिख देते हैं, कॉमा लगा के एक डेटा और बना लेते हैं, रोहित कुमार वेकेशन, और स्टेटस रिजेक्ट। नॉर्मल 2 ही रख लेते हैं, पेंडिंग और अप्रूव, ठीक है। इसकी अप्रूव कर देते हैं, रोहित सिंह को अप्रूव कर देते हैं। इस तरीके से 2 ही स्टेटस हैं, या तो पेंडिंग होगा अप्रूव होगा। हर एक एम्प्लॉय के पास एक अपना एक पर्सनल रीज़न है, क्यों लीव ले रहा है, सिक लीव ले रहा है, क्या लीव ले रहा है, और उसका एक स्टेटस होगा, मैनेजर ने उसकी लीव पेंडिंग रखी है या अप्रूव करी है। इस API को रन भी करके देख लेते हैं, देखो बन चुकी है। लीव वाली ऐसी दिखेगी, ये लीव वाली है, और ये वाली है एम्प्लॉय वाली, दोनों API बन चुकी हैं। अभी एम्प्लॉय वाली को हटा सकते हैं क्योंकि एम्प्लॉय वाले का काम नहीं है, ये लीव वाली हमारी है, तो ये इस फील्ड में दिखेगी। चलो अब क्या करते हैं, एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं और उसमें लिखते हैं ng जनरेट सर्विस, एक नई सर्विस फाइल बनाते हैं जो इसी के अंदर ही बनेगी। देखो ऐप के अंदर सर्विसेज के अंदर मैं लिख देता हूँ इसमें कैसे बनेगी ये। यहाँ लिखते हैं सर्विसेज, तो सर्विसेज फोल्डर का नाम लिखा, और इसके अंदर लीव करके एक नई सर्विस फाइल बन जाएगी। ये देखो ये बन गई हमारी leave.ts फाइल। इसके अंदर हम सर्विस फाइल बना लेंगे, मतलब API कॉल कर लेंगे लीव की। प्राइवेट HTTP इज इक्वल टू इंजेक्ट कर लेंगे HTTP क्लाइंट। HTTP क्लाइंट को ऊपर से हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इस तरह से हमने देखो इंजेक्ट कर लिया, HTTP क्लाइंट ऊपर से इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि HTTP के बिना हम कॉल नहीं कर सकते। प्राइवेट API इज इक्वल टू
एपीआई का यूआरएल लिख के लाना है। क्या है हमारी एपीआई का यूआरएल, इसको कॉपी कर लो और वापस चल के यूआरएल को यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। अब क्या करते हैं, गेट लीव्स करके इसको हम कॉल कर सकते हैं ईजिली। ये रहा this.http.get से, इसके अंदर हम यहाँ लिख सकते हैं, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप इंटरफेस भी बना सकते हो। इस तरीके से हमने देखो सर्विस कॉल लगा दी। अब एक कंपोनेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। सर्विस फाइल बनाइए तो फीचर्स के अंदर, तो एक कंपोनेंट भी क्रिएट कर लेते हैं। ng जनरेट कंपोनेंट फीचर्स, और फीचर्स के अंदर लीव लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से एक कंपोनेंट लीव लिस्ट के लिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसी फोल्डर के अंदर ही बनेगा। ध्यान से देखोगे तो फीचर्स के अंदर देखो लीव लिस्ट करके बन गया है। इसके अंदर ये रही इसकी टाइप स्क्रिप्ट फाइल। इसमें मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, मुझे एक कॉमन मॉड्यूल चाहिए, कॉमन मॉड्यूल, तो उसको पहले इंपोर्ट कर लो। इसके अंदर हमें एपीआई कॉल भी करनी है, तो प्राइवेट लीव्स सर्विस करके ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू इंजेक्ट, और यहाँ से करेंगे लीव लिस्ट। देख लेते हैं लीव लिस्ट नाम से था, किस नाम से था, ये था हमारा लीव्स नाम से था, सिंपल लीव्स। तो सिंपल लीव्स, इस तरीके से सर्विस फाइल हमने ऊपर से देखो इंपोर्ट कर ली, लीव की सर्विस फाइल। इतना काम हो गया। अब लीव्स एज ए, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, लीव्स इज इक्वल टू सिग्नल के थ्रू हम यूज़ करेंगे। अभी एनी करके इनिशियली मैंने ब्लैंक कैरे दिखा दी, जब डेटा आ जाएगा तो उसके साथ हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ng ऑन इट मैंने इसके अंदर लगा लिया। इसके अंदर हम अपनी एपीआई कॉल कर सकते हैं, दिस डॉट लीव सर्विस डॉट गेट लीव्स। मैंने इसलिए करा है क्योंकि गेट लीव्स से ही हमें यहाँ से मिलेगा। देखो गेट लीव्स करके ही फंक्शन था। इसके बाद इसको हम सब्सक्राइब करके उठा सकते हैं। सब्सक्राइब डेटा, इसमें लिख लेंगे दिस डॉट लीव्स डॉट सेट। इसके अंदर हम डेटा डाल देंगे। हमने इसकी टाइप स्क्रिप्ट फाइल भी बना ली, और सिग्नल का यूज़ हम लीव्स के डेटा को स्टोर करने के लिए कर रहे हैं इस लीव्स के अंदर। ठीक है, ताकि यूआई ऑटोमेटिक अपडेट होती रहे। ये सब आपको पता भी है। सिग्नल का यूज़ मैंने अच्छी तरह सिखाया है अपनी एंगुलर 21 की प्लेलिस्ट में। तो एंगुलर 21 की फुल प्लेलिस्ट का यूआरएल भी मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और पूरी एंगुलर 21 की सीरीज स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप रीड करोगे, समझोगे, तो ये प्रॉपर आपकी हेल्प करने वाली है जॉब में, इंटरव्यू में, रिज्यूम में कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए भी। इतना करो, उसके बाद हम इसके HTML फाइल पे चलते हैं। यहाँ से जल्दी से एक HTML फाइल बना लेते हैं। इसमें हम टेबल का यूज़ भी करेंगे। H2 में लिखते हैं लीव्स, लीव रिक्वेस्ट करके मैंने एक H2 लगा दिया। अब इसके अंदर मैं टेबल लिख सकता हूँ, टेबल, और इसमें टेबल रो, टेबल हेड, इसमें लिखेंगे हम एम्प्लॉई। एक टेबल हेड में एम्प्लॉई लिख दिया, और एक टेबल हेड में रीज़न लिख दिया। एक टेबल हेड में आप चाहो तो टाइम भी लिख सकते हो, मैं टाइम नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटस। ठीक है, 3 टेबल हेड बना लिए। अब यहाँ फॉर लूप लगा सकते हैं इजीली। फॉर लूप में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लीव फ्रॉम लीव्स। सिग्नल के थ्रू था तो इस तरह से मिलेगी। आईडी भी उठा लेंगे क्योंकि हमने आईडी दी है, लीव डॉट आईडी। अब इस फॉर लूप के अंदर हम अपना टेबल रो लिख सकते हैं। यहाँ पे टेबल डेटा, टेबल डेटा में इंटरपोलेशन के थ्रू हम यहाँ पे लिख सकते हैं लीव्स डॉट, किस नाम से था देख लेते हैं, एम्प्लॉई। इसी को कॉपी करो और एम्प्लॉई के साथ यहाँ पे रिप्लेस कर दो। यहाँ से एस हटा दो क्योंकि इस लीव के ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, फिर टेबल डेटा एक और लो, फिर इंटरपोलेशन डॉट, देखते हैं किस नाम से था, रीज़न आर स्मॉल था तो यहाँ पे हमने रीज़न भी लिख दिया। अब टेबल डेटा इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसमें मैं स्पैन लिख देता हूँ, और इसमें लिख सकते हैं हम लीव्स डॉट स्टेटस। स्पैन के अंदर क्लास लगा देता हूँ मैं, क्लास में स्टेटस, और यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास डॉट, अगर पेंडिंग है, थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं जो आपको सब चीज़ दिखती रहे। क्लास डॉट पेंडिंग है तो इज इक्वल टू लीव डॉट स्टेटस इज इक्वल टू हमको लिखना पड़ेगा पेंडिंग। ये पेंडिंग जो मैंने लिखा है ये सिंगल कोट्स में लिख देते हैं, पेंडिंग। अब एक चीज़ और लिख देते हैं, क्लास डॉट अप्रूव है स्टेटस तो अप्रूव्ड।
अब थोड़ी सी इसकी CSS ठीक कर देते हैं, फिर अपना राउटिंग करेंगे, फिर आई थिंक चल जाना चाहिए। तो लीव्स की एक स्टेट यहाँ पे लिख देते हैं H2 में पैडिंग 24 पिक्सल, टेबल विड्थ इसमें लिख देते हैं 100%, 48 पिक्सल। अगर कुछ ऊपर नीचे होगी तो इसमें हम चेंज करते रहेंगे। मार्जिन 0.28 पिक्सल, 0 दे देंगे ऊपर नीचे, 24 पिक्सल राइट और लेफ्ट। बॉर्डर कोलेप्सिबल, बैकग्राउंड वाइट, बॉर्डर रेडियस दे देंगे 10 पिक्सल, ओवरफ्लो हिडन। ये तो टेबल हो गया। THTD इसके अंदर हम पैडिंग 14 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, सेंटर में ही रहने देते हैं इसको। बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ कर लेते हैं। अपनी कॉमन CSS देख लेते हैं इसमें क्या था। कॉमन CSS कहाँ है हमारी, ये रही style.css। अच्छा ये रहा बॉर्डर, बॉर्डर चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम बॉर्डर लिख सकते हैं। TH के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं बैकग्राउंड, इसको थोड़ा अपने हिसाब से दे देता हूँ मैं, F8 FAFC, थोड़ा सा येलोइश कर दिया है मैंने। कलर दे देते हैं टेक्स्ट, डार्क नहीं लाइट कर देते हैं, ठीक है लाइट कलर। आई थिंक CSS भी हमारी लग चुकी है, और कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में लगा लेंगे। अब चलते हैं अपना apps.route.ts में। यहाँ पे हमें कॉमा लगा के पाथ बनाना है लीव के लिए। पाथ लीव्स कंपोनेंट, कंपोनेंट का नाम क्या था, लीव्स लिस्ट, ठीक है। इस तरह से हमने कंपोनेंट लगा दिया। अब जाते हैं साइड बार के अंदर। साइड बार मिलेगा हमें कॉमन के अंदर, ये रहा साइड बार, इसके अंदर app.html में। तो यहाँ पे हमें राउटर लिंक भी करना है अटैच, राउटर लिंक लीव्स। चलो चल के देख लेते हैं सब चीज़ ऑल ओके है कि नहीं। यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। डैशबोर्ड तो अपना चल ही रहा है, एम्प्लॉय भी चल रहा है। लीव्स पे चलते हैं, देखो एम्प्लॉय आ गया, रीज़न आ गया, स्टेटस आ गया। लीव रिक्वेस्ट थोड़ा साइड में कर दिया है, जो अपना सही सा दिखे। HR मैनेजमेंट सिस्टम ऊपर है, इसमें आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, वो आपके हाथ में है, जो भी आप करना चाहें। तो एम्प्लॉय में बीच में था, एम्प्लॉय लिस्ट में बीच में क्यों था, चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ चलते हैं फीचर्स, एम्प्लॉय लिस्ट और CS। अच्छा ये हटा देते हैं, तो दोनों का एक जैसा हो जाएगा। एम्प्लॉय लिस्ट भी साइड में आ गया, लीव्स भी इधर ही आ गया। अब थोड़ा बेटर लग रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में आप डैशबोर्ड को और ठीक करेंगे, उसके बाद हमारी पूरी एप्लीकेशन अच्छे से बन जाएगी। अब हम अपने डैशबोर्ड को इंटरेक्टिव बनाएंगे, जिसमें ग्राफ्स का यूज़ करेंगे और सिग्नल का यूज़ करेंगे। डैशबोर्ड के कार्ड पे क्लिक करने पे इवेंट लगाएंगे, सिग्नल यूज़ करके UI स्टेट मैनेजमेंट भी करना सीखेंगे। शो एंड हाइड समरी सेक्शन किस तरह से होता है ये भी हम सीखेंगे, और कलर डोनट चार्ट बनाना सीखेंगे, और एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट किस तरीके से लगता है, लीव स्टेटस चार्ट किस तरह से बनता है। इसमें कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ नहीं करूंगा मैं, जैसे chart.js एंड ऑल। सिंपल होगा, एंगुलर का यूज़ करेंगे और CSS का यूज़ करेंगे। अगर आपको और एडवांस में सीखना है तो chart.js की एक लाइब्रेरी आती है, उसका यूज़ कर सकते हो। और जो भी यहाँ पे सर्कल दिखेगा उसका डेटा जो है डायनेमिक भी चेक कर सकते हो। सिंपल मैथ की 2-4 कैलकुलेशन लगानी है, उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज निकाल सकते हो। मैं आपको स्टैटिक दिखाऊंगा, डैशबोर्ड एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाऊंगा बस। तो चलते हैं अपने VS कोड पे, वहीं से अपना कोड स्टार्ट करेंगे जहां से मैंने अपना लास्ट कोड छोड़ा था। अपना चलते हैं पहले फीचर पे, डैशबोर्ड पे, dashboard.ts पे। पहले यहाँ पे हम अपना पूरा कंपोनेंट बना लेते हैं, जो कंपोनेंट हमें चाहिए। इनिशियली देखो मैंने ये 2 चीज़ लिख दी थी, स्टैटिक नंबर लिख दिए थे, इनमें हम कुछ डेटा फिल करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट एम्प्लॉय सर्विस फाइल को यहाँ से मैं इंजेक्ट कर लेता हूँ। इंजेक्ट कर ली, और फाइल कौन सी थी हमारी, एम्प्लॉय करके थी, देख लेते हैं एम्प्लॉय करके थी, हाँ सर्विस में एम्प्लॉय करके थी। ये तो हमने सर्विस वाली कर ली। एक और कर लेते हैं, प्राइवेट लीव्स सर्विस वाली, ये देख लेते हैं ये कैसे थी। ये थी शायद लीव्स करके, हाँ लीव करके थी बस। तो ये दोनों API मैंने यहाँ से इंजेक्ट कर ली, एम्प्लॉय भी और लीव भी, ठीक है, सर्विस फाइल के अंदर है। देखो इतना कर लो पहले। ये तो चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल वेरिएबल है, टोटल एम्प्लॉय टोटल लीव्स, जो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। देखो ये रही टोटल एम्प्लॉय, स्टैटिक लगाई हुई है, इसको डायनेमिक करेंगे। ये इसी के अंदर ही हम डायनेमिक डेटा सेव करेंगे, इसकी हेल्प से, इन दोनों की सर्विसेज की हेल्प से। एक्टिव चार्ट, चार्ट को भी हम एक्टिव रखेंगे, बेस्ड ऑन एक्टिव चार्ट मैं ले लेता हूँ इसमें। सिग्नल
और इसमें यही ले लेते हैं, देखो या तो एम्प्लॉय होगा या लीव्स होगा, अदरवाइज एक चीज़ और ले लेते हैं, नल होगा। ठीक है, इन तीनों को, और इनिशियल काउंट भी मैं एम्प्लॉय नहीं, नल ही रहने देता हूँ। आप इनिशियल का काउंट एम्प्लॉय भी रख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है। मैं जब ही इसमें काउंट लगाऊंगा जब आप क्लिक करोगे एम्प्लॉय पे या लीव पे, अदरवाइज आप नल की जगह एम्प्लॉय लिखोगे तो ऑटोमेटिक जो है आपको एम्प्लॉय ही दिखेगा। इतना कर लो पहले। ng ऑन इट का यूज़ करते हैं, इसमें हम अपनी API को कॉल कर लेते हैं, दिस डॉट एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय डॉट सब्सक्राइब। इसके बाद डेटा, इस डेटा के अंदर डेटा डॉट लेंथ निकाल लेंगे, डेटा डॉट जो भी आपका एरे होगा उसकी लेंथ निकाल लेंगे, जिससे आपको टोटल एम्प्लॉय मिल जाएंगे। इसी तरीके से लीव्स के लिए कर लेते हैं, सिंपल इतना, दिस डॉट टोटल लीव्स डेट सेट, और डेटा डॉट लेंथ से हम लीव्स का भी टोटल निकाल लेंगे। पहले ये हमने API से निकाल लिया। अब मैं यहाँ एक फंक्शन लिख देता हूँ, शो एम्प्लॉय चार्ट, दिस डॉट एक्टिव चार्ट में सेट कर देंगे एम्प्लॉय, और अब एक और लिख देता हूँ इसमें, शो लीव चार्ट, दिस डॉट एक्टिव चार्ट के अंदर लीव्स को भी यहाँ सेट कर देंगे। सिंपल टाइप स्क्रिप्ट फाइल बना लिए, जो चीज़ मुझे चाहिए थी मैंने यहाँ लिख ली है। अब चलते हैं डैशबोर्ड डॉट HTML में, ये हमारा डैशबोर्ड पेज था, इसी में ही हम मॉडिफिकेशन करेंगे। ये नहीं छेड़ते, ये ऑल ओके है, इस पर हाँ क्लिक इवेंट लगा सकते हैं, इसको ऑल ओके नहीं है, क्लिक इवेंट लगा सकते हैं। क्लिक इवेंट में शो एम्प्लॉय चार्ट, इसके क्लिक पे ये चल जाएगा, इस पर भी क्लिक इवेंट लगा लो एक, क्लिक शो लीव चार्ट, यहाँ से इसमें लीव मिल जाएगी। अभी तक ओके है, इतना ही रहने देते हैं, डैशबोर्ड इज फाइन। अब इसके बाद @ इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एक्टिव चार्ट इज इक्वल टू अगर हुआ, अगर इज इक्वल टू हुआ एम्प्लॉय के बाद ये वाला एम्प्लॉय पे फिल्टर लगा दो यहाँ पे इतना, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं div क्लास चार्ट बॉक्स, फिर H3 में हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो इग्नोर करना प्लीज़। इसमें एक div लिख लेते हैं, इसमें क्लास डोनट एम्प्लॉयज़। ठीक है, 2 क्लास लिख लिए, इसके अंदर हम अपना डोनट के लिए क्लास बना लेंगे। अब एक div लिख लेते हैं, क्लास लीजेंड करके इसमें एक क्लास ले लेता हूँ, इस पर भी हमें क्लास लगानी पड़ेगी क्योंकि इस लेक्चर में ज़्यादातर CSS का ज़्यादा इम्पोर्टेंसी होगी। इसके बाद हम लिख सकते हैं आई क्लास IT। ठीक है, अब इसके बाद हम लिख सकते हैं IT, ये मैं स्टैटिक लिख रहा हूँ, आप इसको डायनेमिक भी कर सकते हो, फॉर्मूला आपको परसेंटेज का पता ही है। इस तरह से HR, और ये लिख लेते हैं फाइनेंस। ठीक है, 3 हमने यहाँ पे लिख देते हैं, इस पर सेल्स। आपके अकॉर्डिंग है, आप इस पर क्या क्या लिखना चाहते हो, मैंने ये स्टैटिक दे दिए तीनों चीज़। तो अभी तक ये मैं लिख देता हूँ मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, इसमें लिख देते हैं ये चार्ट सेक्शन था, इस तरीके से, मतलब कमेंट में लिख दिया मैंने ये चार्ट सेक्शन। अब इसके नीचे हम अपना बना सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं लीव डोनट @ इफ़ लगाएंगे इसमें भी, और सेम वही लॉजिक लिखेगा, यही वाला लॉजिक लिखेंगे, कॉपी करो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। एम्प्लॉय की जगह यहाँ पे मैं लीव्स लिख सकता हूँ। अगर एक्टिव चार्ट लीव्स हुआ तो इसके अंदर हमें मिल जाएगा div क्लास, जिसमें हम लिख सकते हैं चार्ट बॉक्स, क्योंकि सेम ही क्लास लिखनी है, जो हमने ऊपर लिखा है ये चार्ट बॉक्स यही लिखना है। ठीक है, इसमें लिख दो चार्ट बॉक्स, और H3 टैग में हम लीव्स स्टेटस, और यहाँ पे div लिख दो क्लास डोनट लीव, वही वाली सेम लाइन, क्योंकि हमें एक जैसे ही डोनट चाहिए दोनों में, तो एक ही जैसी CSS से काम हो जाएगा। और यहाँ पे लिखते हैं div क्लास लीजेंट, तो यही 3 चीज़ लिख देते हैं, और यहाँ पे div बंद कर लेते हैं। अभी हमारे पास देखो 2 ही स्टेटस है, 2 ही रहने देते हैं। 50 यहाँ पे 40 लिख देता हूँ, 40, और यहाँ पे लिख देता हूँ 60। आप जितना भी चाहो उतना बना सकते हो, इसको भी डायनेमिक बना सकते हो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे ये बनता है। हमने नॉर्मल ये बना लिया। अगर हम एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं तो एम्प्लॉय का डेटा दिख जा रहा है, अभी इसमें CSS लगानी पड़ेगी। लीव्स पे क्लिक कर रहे हैं तो नहीं दिख रहा कुछ, चलो देख लेते हैं क्यों नहीं दिख रहा।
अच्छा, यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा ये लगा दिया है और इसका हमने यहाँ पे बंद नहीं किया था। अब चलो दोबारा देखते हैं। एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं तो दिख रहा है, लीव पे क्लिक कर रहे हैं तो भी दिख रहा है। चलो अब इसमें CSS लगा लेते हैं। हमारा TS फाइल बन गई है, HTML बन गई है, CSS फाइल और रह गई है। इसके बाद हमारा प्रॉपर अच्छा डैशबोर्ड दिखने वाला है। ये वाला ठीक है, डैशबोर्ड ठीक है। कार्ड में हमें 2-4 चीज़ें और लिखनी है। बैकग्राउंड, चलो इसको पूरा दोबारा से लिख लेते हैं क्योंकि इसमें हमने कॉमन फाइल का यूज़ नहीं किया। तो बैकग्राउंड के अंदर लिख लेते हैं वेयर कार्ड, देख लेते हैं कार्ड BG था। हाँ, बैकग्राउंड कलर इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पैडिंग 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और ये सिंपल बॉर्डर था, सिंपल, कलर कुछ नहीं था। ठीक है, बॉक्स शेडो, और इसमें लिख सकते हैं 10 पिक्सल, चलो 10 पिक्सल 20 पिक्सल 000। हाँ, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर रख देते हैं शेडो में, और ट्रांजिशन इतना ही रख लेते हैं 2 सेकंड। कार्ड का H ओवर पे लिख देते हैं, होवर पे कर्सर पॉइंटर, और ये ठीक है। P टैग पे हमने क्या लिखा था, P पे लिखा था 28 बोल्ड, कलर भी लिख लेते हैं वेयर प्राइमरी कलर। अब कार्ड H4 में कलर लिख लेते हैं वेयर, इसमें कौन सा कलर था एक बार देख लेते हैं, मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा। ये वाला टेक्स्ट लाइट वाला लिख लेते हैं। फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। ठीक है, P टैग भी हो गया, H4 भी हो गया, और क्या था, P, ये H4 था, ये P था। हाँ, सब चीज़ ठीक हो गई। अब डोनट वाली CSS लगा लेते हैं। डॉट, क्या था डोनट वाला नाम, क्या था, चार्ट बॉक्स। चलो, डोनट वाली जो CSS है मैंने ऑलरेडी कॉपी की हुई है, उसी को ही मैं पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा टाइम भी सेव होगा आपका, और थोड़ी CSS बड़ी भी है ये डोनट की, मैं जस्ट आपको समझा दूंगा। तो ये डोनट वाली CSS है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं डोनट CSS। ठीक है, चार्ट बॉक्स में देखो मैंने मार्जिन लगा दिया, पैडिंग लगा दिया, बैकग्राउंड, ये सब चीज़ लगा दी चार्ट बॉक्स पे। चार्ट बॉक्स H3 पे मैंने ये वाली CSS लिख दी। डोनट सर्कल बनाने के लिए इस CSS को यूज़ कर सकते हो आप। होल इनसाइड डोनट बनाने के लिए, इनसाइड डोनट के अंदर होल जो बनाते हैं नॉर्मल, उसके लिए मैंने ये CSS लिखी हुई है। और एम्प्लॉय डोनट के लिए हमने ये बैकग्राउंड कलर दे रखे हैं। बैकग्राउंड कलर है क्रॉनिक ग्राउंड, जिसमें से अगर आपकी इतने के बीच में परसेंटेज होगी तो ये कलर, अदरवाइज़ ये कलर, अदरवाइज़ ये कलर। ऐसे ही लीव्स के लिए भी मैंने 2 कलर असाइन कर दिए थे। अगर ये इतने परसेंटेज हुई तो ये कलर, इतनी परसेंटेज हुई तो ये कलर। लीजेंट करके जो मैंने ये बनाया था आपको याद हो, लीजेंट के लिए मैंने ये CSS लिखी है। लीजेंट के अंदर आई के लिए ये, और इन सब के लिए मैंने बैकग्राउंड ये दे रखे हैं, जो भी मैंने डिपार्टमेंट लिखे हैं, IT, HR, सेल्स, पेंडिंग और अप्रूव। अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हो इनमें। चलो चेक कर लेते हैं अपना कोड कैसा दिख रहा है। अभी जैसे इनिशियली मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो कुछ नहीं दिखेगा, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अभी कुछ दिखा नहीं है। इसको क्लिक करके देखते हैं, अभी भी कुछ नहीं दिखा। चलो ट्रबल शूट कर लेते हैं क्या इशू आ रहा है। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, चार्ट बॉक्स के अंदर था हमारा डोनट एम्प्लॉई। चलो ठीक है, डोनट एम्प्लॉई मेरे को समझ आ गया कि हमने यहाँ क्या लिखा था, डोनट लीव, S नहीं लगाया था हमने, यहाँ पे S लगा दिया गलती से हमने, और यहाँ पे एम्प्लॉई में भी हमने S नहीं लगाना था। चलो अब चल के देख लेते हैं। एम्प्लॉय दिख गया हमें, लीव्स में देखो ये भी दिख गए, दैट्स गुड, दोनों चीज़ हमें दिख रही हैं। ये IT, ये HR, ये सेल्स में कलर नहीं दिख रहा, वो भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये सेल ये रहा, और यहाँ पे सेल कहाँ है, S लगा है सेल्स में, यहाँ भी सेल्स में S लगा है। अच्छा, S स्मॉलर है, यहाँ पे भी कलर आ गया। ठीक है, एम्प्लॉय में जाते हैं तो एम्प्लॉय में, लीव्स में जाते हैं तो लीव्स में। सारा डेटा ये भी चल रहा है, लीव्स का सारा डेटा भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को और भी अच्छे से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मेरे पे थोड़ा सा कम टाइम था तो मैंने इस तरीके का बना दिया। इसको थोड़ा सा और वाइड कर सकते हो, इसमें 3-4 जगह और कुछ भी लगा सकते हो, जैसे मैंने ये लगाई हैं, इसमें और चीज़ें भी लगा सकते हो। डैशबोर्ड को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इस प्रोजेक्ट से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।